हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज देखते हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेसन 1 है, पहला चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे क्या, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ बात को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग छोटा सा पॉइंट है जिसका नाम है सक्रियण ऊर्जा। इस सक्रियण ऊर्जा को समझते हैं कि सक्रियण ऊर्जा है क्या, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी उसे अंग्रेजी में कहा जाता है। इसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। यह दोनों रिएक्शन करेगा कब, रिएक्शन करने के लिए क्या कंडीशंस है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन भी जो है, हाइड्रोजन जो आपको गैस लौक रहा है, ये हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है। ये आपका हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ये आपका ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो हाइड्रोजन गैस जो है हाइड्रोजन के दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है। दोनों के बीच में देखिएगा बाबू सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। इसका यदि बॉन्डिंग कंप्लीट कीजिएगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो है डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो सबसे पहले तो जो है यदि यह दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो करने के पीछे कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्त है। सबसे पहले यह बंधन को टूटना चाहिए, उसके बाद इस बंधन को टूटना चाहिए। जब तक यह बंधन टूटेगा नहीं तब तक जो है रिएक्शन होना संभव नहीं है। इस बंधन को टूटने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। इस बंधन को ब्रेक होने के लिए, इस बंधन को टूटने के लिए, डिसोसिएट होने के लिए कुछ हमको एनर्जी चाहिए। यदि यह टूट जाएगा, टूटने के बाद यदि जो है इसके पास में एनर्जी नहीं मिलता है, इसके पास में एनर्जी नहीं मिलता है, मतलब कि एक्टिव होने के लिए, इसके साथ में रिएक्शन करने के लिए, इसको इसके साथ में रिएक्शन करने के लिए उसको एक्टिव होना जरूरी है, सक्रिय होना जरूरी है। जैसे मान लिया जाए यह ए है, ये आपका क्या है, बी है। ई इससे लड़ना चाहता है, ये भी इससे लड़ना चाहता है, तो लड़ेगा तब कोई नया निष्कर्ष निकलेगा। कि लड़ेगा कब, इसके पास भी जो है लड़ने के लिए एक्टिव होना चाहिए, यह भी जो है लड़ने के लिए एक्टिव होना चाहिए। इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके पास एनर्जी कम है, यह तो लड़ने के लिए एक्टिव होगा, लेकिन यह जो है लड़ने के लिए एक्टिव नहीं होगा। तो जब तक जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है, जब तक वह जो है रिएक्शन करने के लिए, अभिक्रिया करने के लिए वह सक्रिय नहीं होगा, तत्पर नहीं होगा, तब तक यह दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। फिर से मैं बात को रिपीट करता हूं। जो पदार्थ भाग लिए हुए है, सबसे पहले उसका बॉन्ड टूटेगा, इसका भी बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने के बाद में उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए रिएक्शन करने के लिए, एक्टिव होने के लिए, सक्रिय होने के लिए, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस रिएक्शन में भाग लेने के लिए कम से कम जो है उसका एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। सक्रिय ऊर्जा माने वैसी ऊर्जा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वह जिस न्यूनतम ऊर्जा पर, जिस न्यूनतम एनर्जी पर रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, उसी मिनिमम एनर्जी को कहा जाता है सक्रिय ऊर्जा। यदि जो है इसको एनर्जी नहीं मिलेगा, इसको भी एनर्जी नहीं मिलेगा, तब दोनों जो है रिएक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिस पर दोनों रिएक्शन कर सकता है। आइए हम लोग लिख के डैश दीजिएगा, सक्रिय ऊर्जा लिख के डैश लिखिएगा। सक्रिय ऊर्जा लिख के डैश किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिस न्यूनतम ऊर्जा पर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिस न्यूनतम ऊर्जा पर, जिस न्यूनतम ऊर्जा पर अभिक्रिया करने के लिए, जिस न्यूनतम ऊर्जा पर अभिक्रिया करने के लिए, अभिक्रिया करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, अभिक्रिया करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, उसे सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है, उसे सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है।
उसे सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। जब तक सक्रियण ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक सक्रियण ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक सक्रियण ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक, जब तक सक्रियण ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, तब तक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। नीचे थोड़ा सा डैश देकर लिखिएगा। नीचे लिखिएगा डैश देकर। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए, संपन्न होने के लिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को सक्रियण ऊर्जा की प्राप्ति, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को सक्रियण ऊर्जा की प्राप्ति होना अति आवश्यक है। सक्रियण ऊर्जा की प्राप्ति होना अति आवश्यक है। ये था आपको बाबू सक्रियण ऊर्जा के बारे में। आपने समझ गया होगा कि जिस न्यूनतम ऊर्जा पर, जिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर भाग लेने वाले पदार्थ रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, उसी न्यूनतम ऊर्जा का नाम है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण माने जो है सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है इस एनर्जी पर। यदि जो है इसके पास में रिएक्शन होने के लिए हमको चाहिए 50 जूल एनर्जी, ए के पास में देखिए कितना है, ये आपको बी के पास में है, तो कम से कम जो है रिएक्शन होने के लिए ए को भी 50 जूल एनर्जी चाहिए, अब बी को भी कम से कम 50 जूल एनर्जी चाहिए। यदि दोनों को 50-50 जूल एनर्जी मिल जाएगा, अर्थात 50 जूल पर यह जो है जूल भी कर सकते हैं, कैलोरी भी इसका मात्रक होता है, 50 जूल पर यह अब जो है सक्रिय है, एक्टिव है, इसके साथ अब यह लड़ सकता है। तो मतलब जो है आप शायद समझ गए होंगे सक्रिय ऊर्जा का मतलब। अब थोड़ा सा समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया से पहले कुछ और बातें हैं। अब समझते हैं उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कैटलिस्ट, समझने का प्रयास कीजिएगा सब लोग ध्यान से बोर्ड पर। अब समझते हैं कि कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट कहता है, कैटलिस्ट का मतलब इसे हम केमिस्ट्री की भाषा में तो उत्प्रेरक कहते हैं, लेकिन उसे बोलचाल की भाषा में हम आम भाषा में हम इसे जो है चुगला के नाम से भी जानते हैं। जो काम नहीं हो रहा है वो काम को करवा देता है, अर्थात उसको एजेंट भी कह सकते हैं। जो दो व्यक्ति नहीं लड़ रहा है उसको वह लड़वा देता है, अर्थात उसे हम चुगलखोर भी कह सकते हैं। तो केमिस्ट्री में जो है इसका वही फंक्शन है जो आपके बीच में, आपके गांव घर में दो व्यक्ति को जो लड़वा देता है उसे हम चुगलखोर कहते हैं। वही काम यहाँ पर जो है केमिस्ट्री में दो पदार्थों में यदि रिएक्शन नहीं हो रहा है तब वह जो है उसको रिएक्शन संपन्न कराने का काम करता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट है क्या? कैटलिस्ट कहता है कि वैसा पदार्थ है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ये बाहर से मान लिया जाए ये आपका ए है, ये आपका बी है, यह रिएक्शन नहीं कर रहा है, रिएक्शन नहीं हो रहा है, तब क्या करेगा कि यदि इसमें हम कुछ कैटलिस्ट मिलाते हैं, कुछ वैसे भी रिएक्शन है जो स्वतः संपन्न होते हैं और कुछ वैसे भी रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। मैं बताऊंगा आपको कि कैटलिस्ट आखिर करता क्या है, कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है। तो कैटलिस्ट जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बाहर से मिलाए जाने वाले वैसे पदार्थ होते हैं जब जो दोनों को जो है आपस में रिएक्शन तो करवा देता है लेकिन खुद जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। चलिए हम लोग लिख के एड्रेस देते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक लिख के दीजिएगा, उत्प्रेरक लिख के दीजिएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बाहर से मिलाए जाने वाले वैसे पदार्थ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बाहर से मिलाए जाने वाले वैसे पदार्थ, बाहर से मिलाए जाने वाले वैसे पदार्थ जो उस अभिक्रिया को तो संपन्न करा देता है, जो उस अभिक्रिया को तो संपन्न करा देता है
उस अभिक्रिया को तो संपन्न करा देता है, लेकिन स्वयं उसमें भाग नहीं लेता है, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा क्या कि काम कैसे करता है। जिसे मान लिया जाए यह ग्राफ हम एक बना रहे हैं, यह मेरे पास में A है, यह मेरे पास में B है। इसके पास में जो है यह जो है उसका एक्टिवेशन एनर्जी का हम ग्राफ बनाए हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का मैं एक ग्राफ आपको दे रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए क्या कि काम कैसे करता है। एक्टिवेशन एनर्जी का हम एक ग्राफ आपके सामने दे रहे हैं। यह मेरा एक कोई पदार्थ है, बी मेरा कोई पदार्थ है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करना चाहता है। अब बताइए, मान लिया जाए यह जो है इसको चाहिए, इसके पास में मेरे पास में 150 जो है 150 जूल 150 जूल एनर्जी यदि मिलेगा तब यह जो है रिएक्शन होगा। मतलब कि इसका पीक पॉइंट है, इतना एनर्जी पर जो है यह रिएक्शन होगा। ऐसे रिएक्शन होने वाली बात नहीं है। इसके पास में क्या है, इसके पास में देखिएगा, इसके पास में 100 जूल एनर्जी है। इसके पास में मान लिया जाए इसके पास में भी जो है 125 जूल एनर्जी है। यह तो रिएक्शन होगा नहीं। रिएक्शन होने के लिए चाहिए कितना, 150 जूल। इस पर जो इतना पर जो है यदि दोनों एक्टिव होगा, इतना एनर्जी मिलेगा, तब दोनों पदार्थ ए तथा बी जो है एक्टिव होकर दोनों लड़ सकते हैं। लेकिन इसके पास में एनर्जी है 100 जूल, इसके पास में एनर्जी है 125 जूल। और जब तक 150 नहीं होगा, मिनिमम कम से कम 150, ज्यादा में तो रिएक्शन कर ही जाएगा। यदि इससे कम होगा तब रिएक्शन नहीं करेगा। तब कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है, कैटलिस्ट क्या करता है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी के मान को जानते हैं क्या कर देता है, लो कर देता है। अर्थात वो 150 पर दोनों रिएक्शन करता था, इसको लेके आ गया 75 पर, 75 जूल पर लेके आ जाता है। तो यही जो है आपका फंक्शन है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट क्या करता है, इस फंक्शन को समझने का प्रयास कीजिएगा। कैटलिस्ट का यही फंक्शन है कि एक्टिवेशन एनर्जी का जो पीक पॉइंट था उसको डाउन कर देता है। अब जो है इतना पर रिएक्शन हो सकता है। इसके पास तो है ये सफिशिएंट है, इसके पास में 100 जूल एनर्जी है, इसके पास में भी जो 125 जूल एनर्जी है, लेकिन जो है रिएक्शन होने के लिए 75 जूल एनर्जी की आवश्यकता है। तो दोनों आराम से जो है रिएक्शन कर लेता है। हम यह कह सकते हैं कि कैटलिस्ट कार्य कैसे करता है, तो कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा के मान को कम करके जो है फंक्शन करता है, कार्य करता है। इसी को डायरेक्ट लिखिए, नीचे जो है कैटलिस्ट के नीचे डायरेक्ट लिखिएगा, उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा के मान को कम करके, उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा के मान को कम करके, उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा के मान को कम करके कार्य करता है। सक्रिय ऊर्जा के मान को कम करके कार्य करता है। ये था आपका उत्प्रेरक के बारे में। आगे जाइएगा तो आगे की क्लास में 12th में या 11th में जाइएगा तो वहाँ आपको जो है कैटलिस्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक कैटलिस्ट, एक आपका क्या है, ऋणात्मक कैटलिस्ट। धनात्मक कैटलिस्ट का काम है वह रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन करने का मतलब अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। रिएक्शन नहीं होता तो उसको जो है इंक्रीज कर देता है। और ऋणात्मक कैटलिस्ट का काम है वो अभिक्रिया की दर को क्या करता है, घटा देता है। मतलब कि आगे जाइएगा तो कैटलिस्ट भी आपको दो प्रकार से मिलेंगे, एक का नाम है धनात्मक कैटलिस्ट और एक का नाम है ऋणात्मक कैटलिस्ट। धनात्मक कैटलिस्ट का काम है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। और ऋणात्मक कैटलिस्ट का काम है कि वह रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, डाउन कर देता है, मतलब कि घटा देता है। आगे जाइएगा तो वहां पर आपको मिलेगा। हम लोग को सिर्फ कैटलिस्ट के बारे में ही जानकारी प्राप्त करना था। आइए हम लोग आगे काम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप कॉपी किताब निकाल के बैठिएगा और आराम से जैसे क्लास में बोलते हैं वैसे आप देखिए। कहीं भी परेशानी होगा कमेंट करके बोलिए। अभी तक हमने जो है रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए मैंने दो टर्म मैंने आपको बताया, एक एक्टिवेशन एनर्जी बताया जिसे हम लोग सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, और एक मैंने आपको कैटलिस्ट के बारे में जानकारी दिया।
अब हम लोग इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, उसके बाद उसको जो है हम आपको डिफाइन करेंगे कि क्या है। ध्यान से देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया को, ये आपका H2 है, ये आपका क्या है O2 है, ये आपका H2 है, ये आपका O2 है। आखिर कैसे रिएक्शन करेगा, मैंने बताया यहाँ पर बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन जो है वह सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुटा हुआ रहता है। बॉन्डिंग जाके चैप्टर देखिएगा, यह कोवैलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन जो है दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ में जुटा हुआ है और यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ में जुटा हुआ है। तो सबसे पहले यह बॉन्ड टूटेगा, बात समझिएगा, यह बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा तब तक यह दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। बात को ध्यान दीजिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब तक इसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, इसका भी बॉन्ड जब तक जो मान लिया जाए दो आदमी लड़ना चाह रहा है, ए आदमी जो है ये आपका बी आदमी, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये आदमी ए है, ये आदमी बी है, या दोनों लड़ना चाहता है, इसको इन्हें से सी इसको कस के पकड़ने है और उन्हें से उसको जो है डी उसको कस के पकड़ने है। अरे भाई जब तक सी ए को छोड़ेगा नहीं, जब तक डी बी को छोड़ेगा नहीं, जब तक यह दोनों जो है इसको कस के पकड़ने हैं, ये कहता है कि आजा, बी भी कहता है कि आजा, लेकिन एक को सी पकड़ने है और बी को डी पकड़ने है। तो जब तक सी जो है ए को छोड़ेगा नहीं, जब तक डी जो है बी को छोड़ेगा नहीं, तब तक यह दोनों जाकर आपस में रिएक्शन नहीं कर सकता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, जब तक यह बॉन्ड टूटेगा नहीं, जब तक इसका भी बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक रिएक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस यही है बाबू कि सबसे पहले यहाँ से बॉन्ड जो है डिसोसिएट हो जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से बॉन्ड ऐसे टूट गया, जब बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा तब क्या होगा, इसका भी बॉन्ड ऐसे करके टूट गया, जब बॉन्ड इसका टूट गया तब क्या होता है कि बॉन्ड टूटने के बाद में पहला प्रक्रिया हुआ कि बॉन्ड इसका टूटा, बॉन्ड इसका टूटा। दूसरा, बॉन्ड टूटने के बाद में इसका एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा। और तीसरा जो है प्रोसेस है कि यही परमाणु जो है फिर नए तरीका से सज जाएगा और नए तरीका से सज कर जो है एक नया कंपाउंड का निर्माण करेगा। बॉन्ड का टूटना, एक्टिवेशन एनर्जी का मिलना, उसके बाद फिर नए कंपाउंड का निर्माण, यही परमाणु। ऐसा ना है कि हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा तो 2 H मिला, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा तो 2 क्या मिला, O मिला, तो से क्लोरीन आ जाएगा, नहीं। जब यही जो है बॉन्ड टूटकर नए तरीका से यही परमाणु सजेगा, यही परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु ही आपस में सजेगा और सजकर नया पदार्थ का निर्माण करेगा। नया पदार्थ करने का मतलब क्या है कि इसका गुण इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा और इसका गुण इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा, मतलब इसके गुण से भी भिन्न है और इसके गुण से भी भिन्न है, तो नया पदार्थ बिल्कुल बन जाता है। वही थोड़ा सा हम डिफाइन करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक पदार्थ है कि 2 पदार्थ है, यहाँ पर 2 पदार्थ है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सिंगल पदार्थ भी रहता है। जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना होगा, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, डेल्टा पढ़ा जाता है केमिस्ट्री में, इसे हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। आगे हम बताएंगे, आपको डिटेल से बताएंगे डेल्टा क्या होती है। ये डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना केमिस्ट्री में। जब इसको गर्म कर देते हैं यह भी जो है टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। ऐसी बात ना है कि टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा और कार्बन जो है कार्बन के साथ में कोई दूसरा कंपाउंड बना लेगा, नहीं। जो परमाणु इसमें भाग लेने हैं, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कुछ भी कंपाउंड बनेगा तो आपको कैल्शियम से बनेगा, ऑक्सीजन से बनेगा और कार्बन से बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर पदार्थ अकेले है और यहाँ पर पदार्थ जो है क्या है, 2 को है। तो डिफाइन करेंगे हम क्या, फिर से रिपीट करते हैं। रिएक्शन होने के लिए सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा, दूसरा बॉन्ड टूटने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा, सक्रिय ऊर्जा मिलेगा, और तीसरा वही जो है नए तरीका से वही परमाणु सजकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। ये जो प्रक्रिया आपने देखा कि बॉन्ड का टूटना, एक्टिवेशन एनर्जी का मिलना, प्राप्त होना और नए तरीका से सजकर नए पदार्थ का निर्माण करना, इसी पूरे प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। शायद आप समझ गए होंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि क्या एक प्रकार का प्रक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार
क्या क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा, एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा, उसके बाद जो है वही परमाणु जो टूटा है वही नए तरीका से सज के नए पदार्थ का निर्माण करेगा। तब इस पूरे प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। डिफाइन कैसे कर देंगे, तो मैं पहले हमने जानते हैं कि या तो अकेले भी रिएक्शन हो सकता है या किसी अन्य पदार्थों के साथ में मिलकर। चलिए हम लोग लिख के दे देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया लिख के दे दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया लिख के दे दीजिए आप लोग। रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी पदार्थ अकेले, कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ में मिलकर, कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ में मिलकर, अन्य पदार्थों के साथ में मिलकर, अन्य पदार्थों के साथ में मिलकर एक, अन्य पदार्थों के साथ में मिलकर एक या एक से अधिक, अन्य पदार्थों के साथ में मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तब भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तब इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तब इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। आइए थोड़ा सा हम कुछ और बात करते हैं, आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। ये था आपका रासायनिक अभिक्रिया का क्या डिफिनेशन। आइए थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं। यहाँ तो ये पदार्थ अकेले है, बताइए हाइड्रोजन अकेले है कि किसी और के साथ मिला हुआ है। यहाँ बताइए कैल्शियम कार्बोनेट अकेले है, बिल्कुल अकेले है, या तो पदार्थ अकेले रहेगा या किसी अन्य पदार्थों के साथ में मिलेगा, और मिलकर जो बनेगा भिन्न गुण वाले कहने का मतलब है कि जल में जो है जल का गुण कभी हाइड्रोजन से नहीं मिलेगा, जल का गुण कभी ऑक्सीजन से नहीं मिलेगा, बिल्कुल भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसे भी आप जान रहे हैं हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, और जल दोनों को क्या करता है, बुझा देता है। बिल्कुल गुण डिफर है। कैल्शियम कार्बोनेट का गुण कभी भी कैल्शियम ऑक्साइड से नहीं मिलेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट का गुण कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ नहीं मिलेगा। ये था आपको रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन। नीचे थोड़ा सा डैश लेके लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में ही नीचे थोड़ा डैश लेके लिखिएगा। जब दो पदार्थ या दो से अधिक, जब दो पदार्थ या दो से अधिक या अकेला पदार्थ, जब दो पदार्थ या दो से अधिक या अकेला पदार्थ आपस में मिलता है, तो सर्वप्रथम उसका बंधन टूटता है, सर्वप्रथम उसका बंधन टूटता है। उसके बाद उन पदार्थों को सक्रिय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसके बाद उन पदार्थों को सक्रिय ऊर्जा की प्राप्ति होती है, सक्रिय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात वही परमाणु आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है।
ई था आपको रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा। अब आपसे कोई पूछेगा कि बापू रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण तने दो चार को दे दीजिए तो आराम से देखिए। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में थोड़ा सा फर्क है। हम लोग जब रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया जो भाषा हम बोलते हैं ना, उसी भाषा को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। आइए थोड़ा सा हम रासायनिक अभिक्रिया का दो चार जो है एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इजी नंबर 1 देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहला एग्जाम्पल। जैसे देखिए जो भाषा बोल रहे हैं, नंबर 1 लिखिएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस भाषा लिखिएगा, संकेत नहीं। संकेत लिखिए तो बन जाएगा रासायनिक समीकरण, क्योंकि हम रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन दे रहे हैं। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन भाषा लिखिएगा हाइड्रोजन गैस, इस प्रकार से हाइड्रोजन, आप समझ गए होंगे। हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ, जब ऑक्सीजन गैस के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, भाषा लिखिए, भाषा लिखिए आप। इजी नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 1 में रासायनिक अभिक्रिया का हम जैसे लिखा है उदाहरण लिखा रहे हैं। हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तब जल का निर्माण होता है। आप ये भी नहीं लिख सकते हैं, ऐसा भी नहीं लिखेगा, सिर्फ हम आपको याद दिलाने के लिए ऐसा लिखा रहे हैं। आप भाषा ही लिखिएगा, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण करता है। ये दूसरा हुआ, पहला हुआ जी। अब दूसरा समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट को, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब कैल्शियम ऑक्साइड तथा, भाषा लिखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तीसरा एग्जाम्पल को लिखिएगा। जब मैग्नीशियम के फीता को, जब मैग्नीशियम के फीता को, मैग्नीशियम के फीता को मैग्नीशियम के फीता को वायु की उपस्थिति में, मैग्नीशियम के फीता को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, जलाया जाता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा, ऑक्साइड तथा चकाचौंध करने वाली, चकाचौंध करने वाली प्रकाश उत्सर्जित होता है। चकाचौंध करने वाली प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। चौथा एग्जाम्पल लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया का। जब कैल्शियम ऑक्साइड को
जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला जाता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला जाता है, जल में डाला जाता है, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला जाता है तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा उष्मा का निर्माण होता है। ऐसा आप देखिए उनके घर में भी उष्मा का निर्माण होता है, उष्मा का निर्माण होता है, उष्मा का निर्माण होता है। आइए पांचवा एग्जाम्पल को समझते हैं। पांचवा एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, आपके पास एग्जाम्पल का कोई कमी नहीं है। देखिएगा कि जब शुष्क बुझे हुए चुन्ना पर, जब शुष्क बुझे हुए चुन्ना पर, शुष्क बुझे हुए चुन्ना पर 40 डिग्री सी ताप पर, जब शुष्क बुझे हुए चुन्ना पर 40 डिग्री सी ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तब विरंजक चूर्ण तथा, जब शुष्क बुझे हुए चूना पर 40 डिग्री सी ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तब विरंजक चूर्ण तथा जल का निर्माण होता है, तब विरंजक चूर्ण तथा जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपने अभी तक समझा सिर्फ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। उसके पहले मैंने 2 टॉपिक को बताया, सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, उसका काम क्या है, कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, उसका काम क्या है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, उसमें क्या प्रक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया के आपका उदाहरण है। एक बार फिर से मैं आपको दिमाग में डाल दे रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया का जब भी उदाहरण दीजिएगा तो भाषा बना के दीजिएगा, इस भाषा को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। आप संकेत में लिख दीजिएगा तो बन जाएगा रासायनिक समीकरण। दिमाग में रखिएगा, आपको रासायनिक अभिक्रिया अलग है और रासायनिक समीकरण अलग है, दोनों टॉपिक जो है बिल्कुल डिफरेंट जगह पर है। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। मैंने आपको 5 दिया है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का बहुत सारे जो है करोड़ों लाखों में इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारे चीज होते हैं। ठीक है, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।